हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में जो है मॉडल सेट जो आया है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लास 12th है और सब्जेक्ट है फिजिक्स। तो इसमें जो है कि टोटल जो है आपका 70 मार्क्स का जो है थ्योरी वाला होगा और 30 मार्क्स वाला जो है प्रैक्टिकल होगा। तो इसमें जो है कि ये जो मॉडल सेट आया है, मॉडल सेट आप इस तरह समझो कि एग्जाम में भी जो है फाइनल एग्जाम में यही जो है पैटर्न रहेगा। मतलब कि एमसीक्यू कितने आएंगे, वेरी शॉर्ट, और ये जो 2 नंबर वाला, 3 नंबर वाला और 5 नंबर वाला होता है वो कैसे रहेगा। तो ये है, ठीक है। मॉडल सेट आप जरूर सॉल्व करना, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का। इसमें जो है फिजिक्स का बता रहे हैं, अगले वीडियो में जो है दूसरे सब्जेक्ट का भी बताएंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पर 4 सेक्शन है, ए बी सी और डी करके है, ठीक है। और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो है 40 है, ठीक है। और इसमें जिसमें से 25 जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ना। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, 25 क्वेश्चन है तो 25 नंबर जो है सेक्शन ए से आपको मिलेंगे। इसी तरह से जो है सेक्शन बी में 26 से लेकर के 34 तक है, जो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। और प्रत्येक जो क्वेश्चन है 2 नंबर का है, तो इसको ध्यान में रखना। फिर सेक्शन सी में जो है 35 से लेकर के 42 क्वेश्चन तक है, जो शॉर्ट टाइप का है और वो 3 नंबर का है। फिर सेक्शन डी जो है 43 से लेकर के 48 तक जो है वो लॉन्ग टाइप का है और ये 5 नंबर का एक क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, आते हैं सेक्शन ए पर। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज प्लेस्ड इन अ वैक्यूम वेरीज एज, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है ये आप पढ़े होंगे कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। तो कूलम्ब्स लॉ में क्या होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो 2 पॉइंट के बीच में, 2 पॉइंट चार्ज के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेज, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला बनता है वो F इज इक्वल टू के और Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो है कूलम्ब्स लॉ का जो है फॉर्मूला बनता है, जहाँ पर एफ जो है फोर्स होता है और के जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, और ये Q1 और Q2 जो है वो चार्जेज हैं, और यहाँ पर आर जो है वो डिस्टेंस बिटवीन देम है, ठीक है। तो इसमें जो बनेगा ना वो बनेगा, ये ऑप्शन फर्स्ट बनेगा, ठीक है। 1/r। अच्छा, इसे फर्स्ट में आर स्क्वायर नहीं है, सेकंड में आर स्क्वायर है। तो ऑप्शन जो इसमें करेक्ट बनेंगे वो आपके बनेंगे बी, ठीक है। क्योंकि इसमें जो है 1/r स्क्वायर डिस्टेंस क्या होता है, स्क्वायर होता है ना। तो ये ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑप्शन ए नहीं करेक्ट है, ऑप्शन बी सही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या है, और हिंदी में भी है तो हिंदी मीडियम वाले देख लेंगे। सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई यूनिट पूछ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पहले मैं बता देता हूँ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होते हैं। तो देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और सरफेस एरिया परपेंडिकुलर टू द फील्ड। और इसमें जो इसका फॉर्मूला बनता है वो फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए, यानी मल्टीप्लाई, ठीक है, प्रोडक्ट वही हुआ। तो यहाँ पर एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैं अभी बता रहा हूँ, तो न्यूटन पर मीटर होता है, ठीक है। और ये एरिया का क्या होता है, एरिया का एसआई यूनिट मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या फिर बन जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो बन जाएगा न्यूटन पर कूलम और इंटू मीटर स्क्वायर, तो मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। अब ये ऑप्शन किस में है, तो ये ऑप्शन जो है बी में है, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें जो है अब बी जो है करेक्ट ऑप्शन बनेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसमें क्या बनेगा, सही बनेगा। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आगे चलते हैं। थर्ड जो क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज। तो एक विद्युत द्विध्रुव के लंब समद्विभाजक पर विद्युत विभव क्या होता है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा उसको देख लेते हैं। तो इसका जो होता है वो जीरो होगा, ठीक है। क्या होगा, जीरो होगा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल आप पढ़े होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है वो दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस को कंसिस्ट करता है, एक माइनस और एक जो है प्लस, ठीक है। तो एक माइनस एक प्लस जो है कंसिस्ट करता है, और इसको और वो सेपरेट होता है बाई ए स्मॉल डिस्टेंस, एक स्मॉल डिस्टेंस है, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना, ये ऑप्शन इसमें जो बनेंगे ए बनेंगे, जीरो होता है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज, ठीक है, एंड देन आर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी इफ द प्लेट आर पुल्ड अपार्ट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो इसमें पूछ रहा है कि ये जो समानांतर प्लेट संधारित्र को आवेशित करके बैटरी से अलग कर दिया जाता है, यदि प्लेटों को आपस में दूर खींचा जाए तो प्लेटों के बीच विभवांतर क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा है, इसका भी आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो चार्ज होता है, ठीक है, चार्ज इसमें जो होते हैं कांस्टेंट होते हैं। इसको बताने से पहले आप ये जानो कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होते हैं वो डिसकनेक्टेड होते हैं बैटरी से, ठीक है।
बैटरी से क्या होता है, डिस्कनेक्टेड होते हैं, और चार्ज इसमें जो होता है, चार्ज ऑन द प्लेट रिमेन्स कांस्टेंट, और इसमें जो चार्ज होते हैं वो रिमेन्स होते हैं ना, रिमेन्स कांस्टेंट होते हैं। तो जब रिमेन्स कांस्टेंट होते हैं तो चार्ज जब रिमेन्स कांस्टेंट है तो कैपेसिटर जो होता है, सॉरी कैपेसिटेंस जो होता है वो डिक्रीज होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है ना वो मस्ट बी इंक्रीज, वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो पोटेंशियल जो डिफरेंस वो क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। तो ऑप्शन कौन सा बनेगा, ये जो है बनेगा, ठीक है। तो इसमें जो है कि फॉर्मूला इसमें क्या बनता है, तो फॉर्मूला इसमें बनता है कि C इज इक्वल टू ई ए बटे डी, ठीक है। तो ये इसका जो है फॉर्मूला बनता है। अब यहाँ पर जो ये C है, ठीक है, अब यहाँ पर ये जो C है ये क्या है, और ये जो E है, ठीक है, जो E जैसा दिख रहा है ना, ये ऐसे है, तो इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ए एरिया है और डी जो है डिस्टेंस है। तो जब प्लेट्स पैरेलल अपार्ट होंगे, ठीक है, तो इसमें डिस्टेंस जो है इंक्रीज होगा, है ना, इंक्रीज होगा, और जिसका रीजन होता है, कारण होता है कि कैपेसिटेंस भी जो है वो डिक्रीज होगा, ठीक है। तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस यानी V, ठीक है, रिलेटेड टू चार्ज, चार्ज से रिलेट होते हैं कैपेसिटेंस बाय द फॉर्मूला, और अगर कैपेसिटेंस का फॉर्मूला देखें तो लास्ट में बनता है V इज इक्वल टू थीटा बटे C, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओम्स लॉ इज वैलिड व्हेन, ठीक है। तो ओम्स लॉ जो है कब मान्य होता है, तो ओम्स लॉ तब मान्य होता है जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। इसको ध्यान में रखना, याद रखना, ऑप्शन ए इसमें क्या होगा, सही होगा। उसके बाद जो है कि क्वेश्चन नंबर 6 द रजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, तो रजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर किस पर डिपेंड करता है, मटेरियल, लेंथ, करंट या शेप पर। तो ये डिपेंड करता है मटेरियल पर, है ना, ये किस पर डिपेंड करता है, मटेरियल पर डिपेंड करता है। तो ऑप्शन बी जो है सही बनेगा। देखो रजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर जो है एक इंस्ट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मटेरियल का, है ना, मटेरियल का खुद एक इंस्ट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। और ये डिपेंड लेंथ पर नहीं होता है, एरिया पर नहीं होता है, शेप पर नहीं होता है, ये डिपेंड होता है मटेरियल पर, ठीक है। इसलिए ऑप्शन बी जो है सही बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 द मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इज, तो कितना होता है। तो सबसे पहले अगर आप इसका मैग्नेटिक फोर्स का अगर फॉर्मूला देखें तो एफ इज इक्वल टू जो होता है वो क्यू इंटू भी और मल्टीप्लाई बी, ठीक है। तो ये होता है। अब इसी को जो है ऐसे भी लिखा जाता है कि F इज इक्वल टू क्यू भी, है ना, और बी, है ना, एक बीटा जैसा होता है, ठीक है, और साइन थीटा। अब इसमें जो थीटा होता है ना वो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, और जो ये क्या होता है, इसका वैल्यू जो होता है वो 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो थीटा का यहाँ पर कितना वैल्यू होता है, 90 डिग्री, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें जो बनेंगे वो ऑप्शन बी बनेंगे, ठीक है। ऑप्शन बी इसमें क्या बनेगा, सही होगा। हिंदी में क्वेश्चन है कि गतिमान आवेश पर चुंबकीय बल अधिकतम कब होता है, जब वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच कोण होता है, तो जब 90 होगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है 8 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज। तो मैग्नेटिक फील्ड का क्या पूछा है, यूनिट पूछा है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट होता है वो टेस्ला होता है, इसको याद रखना, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही इसमें बनेंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ए मैग्नेटिक नीडल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो एक मैग्नेटिक नीडल है जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड है, तो इट एक्सपीरियंसेज, हिंदी में आप पढ़ लो तो और आसान पड़ेगा। तो इसमें क्वेश्चन है कि यदि एक चुंबकीय सुई को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो उसमें जो है टर्क, ऑप्शन इसमें बनेंगे कौन, ऑप्शन जो है ए बनेंगे, ठीक है, टर्क। तो ऑप्शन ए क्या है, सही है। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू। तो जो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके कारण होता है, ठीक है। तो ये पूछा है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किस कारण से उत्पन्न होता है ना। तो इसमें जो होता है मोशन ऑफ चार्जेज इनसाइड अर्थ, इसके कारण होता है। ऑप्शन सी इसमें क्या बनेंगे, सही बनेंगे। तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो जनरेट होता है एक प्रोसेस से, ठीक है, जिसको हम लोग जियो डायनेमो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जियो डायनेमो, ठीक है। तो इससे जो है ये जनरेट होता है, और ये क्या करता है, ये क्रिएटेड होता है मूवमेंट ऑफ मोल्टेन आयरन से, ठीक है, और अदर मेटल से इन द अर्थ आउटर कोर से, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना, ऑप्शन इसमें बनेंगे ए। उसके बाद जो है सॉरी ए बोल रहे हैं ना, सी बनेगा ना, सी, ठीक है, इसको ध्यान में रखना, सी ऑप्शन सही है। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, कि लेंस लॉ इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ, ठीक है। तो लेंस लॉ जो है वो कॉन्सिक्वेंस ऑफ, तो कौन सा ऑप्शन बनेगा, लेंस लॉ का नियम किसका परिणाम है, ठीक है, किसका परिणाम है। तो ये है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का परिणाम है, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑप्शन बी में है ना, तो ऑप्शन बी सही होगा। तो ये क्वेश्चन है कि ए ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ट्रांसफॉर्मर जो है तो किस सिद्धांत पर जो है कार्य करता है। तो ये 4 ऑप्शन से ओम्स के लॉ पर करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर करता है, कि कूलम्ब्स लॉ पर करता है। तो ट्रांसफार्मर जो वर्क करता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर करता है। तो ऑप्शन इसमें सी जो है सही हो जाएगा।
तो ये इस पर करता है ना, ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन विच इज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक इंडक्शन, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ही क्या है, फॉर्म है। तो जब अल्टरनेटिंग करंट इसे फ्लो होता है प्राइमरी कॉइल से, तो ये क्रिएट करता है ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, और ये जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होते हैं वो इंड्यूस होते हैं, इंड्यूस एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी इसी को शॉर्ट में ई एम एफ बोलते हैं। तो ई एम एफ जो होता है वो सेकेंडरी कॉइल में होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ट्रांसफर वर्क करता है। इस पर एक क्वेश्चन भी लॉन्ग टाइप में पूछ सकता है, व्हाट इज ट्रांसफार्मर एंड ये डिफाइन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। तो इस तरह का भी क्वेश्चन जो है लॉन्ग टाइप में पूछता है। तो ऑप्शन इसमें जो है सी जो है सही बनेंगे, ठीक है। ये इस पर जो है काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि इन एन एसी सर्किट विथ प्योर रजिस्टर द वोल्टेज एंड करंट आर। तो अब इसका क्या आंसर होगा? तो इसमें जो ऑप्शन सही होंगे, इसमें ऑप्शन बी सही होंगे, ठीक है, इन फेज। अब क्यों होंगे? क्योंकि जो रजिस्टिविटी एसी सर्किट होता है, अगर हम इसमें देखें कि इन प्योरली रजिस्टिविटी एसी सर्किट द वोल्टेज एंड करंट, तो इसमें वोल्टेज और करंट जो होता है, ठीक है, रीच देयर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू तक ये पहुंचते हैं एट द सेम टाइम, सेम समय पर। तो इसलिए जो है ऑप्शन इसमें बी जो है सही होगा, इन फेज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन एन आइडियल इंडक्टर इज। तो ये चार ऑप्शन से सही ऑप्शन इसमें जो बनेगा ऑप्शन बी बनेगा, 0। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ ई एम वेव्स। तो ई एम वेव्स का इसमें से कौन सा प्रॉपर्टी नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, दे आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो ऑप्शन इसमें ए जो है सही ऑप्शन बनेंगे। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होते हैं वो ट्रांसवर्स वेव्स होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स नहीं होते हैं। दे कैन ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम, वैक्यूम के थ्रू जो है ये ट्रेवल करते हैं, और इनकी जो स्पीड होती है वो 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है वैक्यूम में, ठीक है। इसको ध्यान में रखना, ऑप्शन ए इसमें क्या बनेंगे, सही बनेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है कि द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज। तो क्या है? तो एक्सेलरेटेड चार्ज होता है। तो ऑप्शन इसमें बी जो है सही ऑप्शन बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द क्रिटिकल एंगल ऑफ ए मीडियम इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर विच द एंगल इज रिफ्रैक्शन इज। तो ये चार ऑप्शन से सही ऑप्शन इसमें जो बनेंगे 90 डिग्री, ऑप्शन ए जो है सही ऑप्शन बनेगा। इसमें क्रिटिकल एंगल जो होता है, इसका अगर डेफिनेशन देखा जाए तो द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन अ डेंसर मीडियम फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द रेयर मीडियम, ये 90 डिग्री, ठीक है। ये इसके जो है डेफिनेशन बनते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको देख लेते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस ऑलवेज फॉर्म अ वर्चुअल इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। तो क्या कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है जब ऑब्जेक्ट प्लेस्ड होता है, जब ऑब्जेक्ट रखा जाता है कहाँ, एट इन्फिनिटी, एट 2f, बिटवीन f एंड ऑप्टिकल सेंटर, या बियॉन्ड 2f, ठीक है। कौन से ऑप्शन इसमें बनेंगे? तो ये जो ऑब्जेक्ट का जो प्लेस होगा वो ये f और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होगा, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें सी जो है वो क्या होंगे, सही ऑप्शन बनेंगे। तो कॉन्वेक्स लेंस जो फॉर्म करता है ए वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म करता है जब ऑब्जेक्ट को ये प्रिंसिपल फोकस यानी एफ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जब रखा जाता है, इसको ध्यान में रखना। उसके बाद उसके 19 क्वेश्चन है कि इन यंग्स डबल्स स्लिट एक्सपेरिमेंट फ्रिंज विड्थ इज, ठीक है। और ये चार ऑप्शन से यंग का द्विछिद्र प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई किस पर निर्भर करती है, ये बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा, चार ऑप्शन भी दिए हुए हैं, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीन डिस्टेंस। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीन डिस्टेंस ऑप्शन जो कौन सा है, तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही बन रहा है। इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बीटा है ना, इज इक्वल टू लेमडा बट्टा कैपिटल डी और छोटा डी। यहाँ पर जो ये है, ये वेवलेंथ ऑफ द लाइट है, ठीक है। और इसमें जो कैपिटल डी वो डिस्टेंस है, स्लिट और स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस है वो ये होता है, ठीक है। और इसमें छोटा डी जो है वो दो स्लिट के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो इसको शो करता है। तो ऑप्शन इसमें जो है 80 बनेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीन डिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है कि पोलराइजेशन प्रूव्स दैट लाइट इज ए। चार ऑप्शन से कौन सा ऑप्शन सही बनेंगे? तो ट्रांसवर्स वेव जो है सही बनेंगे, ऑप्शन बी क्या होगा, सही ऑप्शन बनेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रूव्स द। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या प्रूव करता है, किसको सिद्ध करता है? तो ये जो सिद्ध करता है वो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को सिद्ध करता है। तो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी सही ऑप्शन बनेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द स्टॉपिंग पोटेंशियल इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिपेंड्स ऑन। और ये इनके चार ऑप्शन है,
सही ऑप्शन है तो सही ऑप्शन ए है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। क्वेश्चन नंबर 23 है कि इन हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस ड्यू टू, ठीक है, सही ऑप्शन इसमें सी ऑप्शन बनेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है कि द मास डिफेक्ट इन न्यूक्लियस लीड्स टू, अब ये चार ऑप्शन से रेडियो एक्टिविटी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, फ्यूजन है और फिजन है। सही ऑप्शन इसके जो बनेंगे वो बी बनेंगे, न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि जेंडर डायोड इज यूज फॉर, अब इसका जो है जेंडर डायोड का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो इसका जो यूज किया जाता है वो वोल्टेज रेगुलेशन के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी इसमें क्या बनेगा, सही ऑप्शन बनेगा। तो ये सेक्शन एक खत्म होता है, अब यहाँ से सेक्शन बी स्टार्ट होता है और इसमें एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर के है और 6 क्वेश्चन है तो 12 नंबर इससे मिल जाएंगे, ठीक है, अगर 6 क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं तो सबसे पहला इसमें क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब चूंकि ये थोड़ा लिखना पड़ेगा, 2 नंबर का है तो इसको ऐसे लिखेंगे कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम इज जीरो, ठीक है, इज जीरो। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम इज जीरो, ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद सेकंड जो है कि डिफाइन 1 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, तो 1 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल को कैसे डिफाइन करना है, तो लिखेंगे कि ए वोल्ट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल difference between 2 points in a static electric field when 1 joule of work is required to move a positive charge of 1 coulomb from one point to the other, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसको डिफाइन कर लेना है। एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ कि ए वोल्ट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 points in a static electric field when 1 joule of work is required to move a positive charge of 1 coulomb फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर। इस तरह से ये डिफाइन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है स्टेट किरचॉफ्स जंक्शन रूल, तो इसमें जो किरचॉफ जंक्शन रूल स्टेट्स दैट, ठीक है, आंसर लिखेंगे कि किरचॉफ्स जंक्शन रूल्स स्टेट्स दैट द अलजेब्रिक, है ना, अलजेब्रिक ऐसे लिखना ALGEBRAIC, है ना, sum of currents meeting at a junction in an electrical circuit is zero। एक बार फिर से Kirchhoff's junction rule states that the algebraic sum of currents meeting at a junction is an electrical circuit is zero, ठीक है, इस तरह से लिख देंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन 29 है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ पॉजिटिव चार्ज मूविंग पैरेलल टू अ मैग्नेटिक फील्ड, तो एक धन आवेश चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर गति कर रहा है, उस पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा क्या होगी, तो इसको इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे कि द मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ पॉजिटिव चार्ज मूविंग पैरेलल टू अ मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, ठीक है, तो इस तरह से जो है इसको लिख लेना है। उसके बाद जो है क्वेश्चन 30 देखते हैं, ठीक है, कि नेम 2 एलिमेंट्स विच आर फेरोमैग्नेटिक एट रूम टेम्परेचर, तो 2 एलिमेंट का नाम बताना है। इसमें जो 2 एलिमेंट है वो आयरन और निकेल है, ठीक है, तो आयरन और निकेल जो है लिख लेंगे, कैसे लिखेंगे, 2 एलिमेंट्स दैट आर फेरोमैग्नेटिक एट रूम टेम्परेचर आर आयरन एंड निकेल। तो ये 2 नंबर का है तो थोड़ा सेंटेंस बना के लिखना पड़ेगा, कैसे लिखेंगे एक बार फिर से देख लेते हैं। 2 एलिमेंट्स, है ना, क्या लिखेंगे, 2 एलिमेंट्स दैट आर फेरोमैग्नेटिक एट रूम टेम्परेचर आर आयरन एंड निकेल, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 जो है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो देखो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो यूनिट होता है वो वेबर होता है, जिसको WB से जो है डिनोट करते हैं, तो कैसे लिखेंगे आंसर, द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज द वेबर, और ब्रैकेट में लिख देंगे WB, वेबर का स्पेलिंग WEBER, ठीक है, ये होता है इसका स्पेलिंग। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, तो पूछा है कि व्हाट इज द पावर फैक्टर ऑफ अ प्योरली रजिस्टिव AC सर्किट, अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे कि द पावर फैक्टर ऑफ अ प्योरली रजिस्टिव AC करंट इज 1, क्या होता है, 1 होता है, इसको ध्यान में रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेम एनी वन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन, तो किसी एक का जो है नाम बताना, तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे कि माइक्रोवेव्स आर वन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज्ड इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ठीक है, तो माइक्रोवेव्स आर वन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज्ड इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन। जो 34 क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर, ठीक है, इसका आंसर लिखेंगे कि द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज +1, क्या होता है, +1 होता है, इसको ध्यान में रखना। उसके बाद ये सेक्शन भी खत्म हो गया, सेक्शन सी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 3 नंबर का है, तो 3 नंबर का है तो इसको जो है आप आंसर लिख लेना, जिसका नहीं मिलेगा आप कमेंट बॉक्स में बताना, उसका जो है आंसर बता देंगे। अब जो है क्वेश्चन आप देख लो कि किस तरह का क्वेश्चन जो है 3 नंबर में और 5 नंबर में पूछा हुआ है।
तो इसमें 35 में है कि एक्सप्लेन द फेनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट विद रेफरेंस टू यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो प्रकाश के इंटरफेरेंस की व्याख्या करना है, वो भी यंग के द्विछिद्र प्रयोग के संदर्भ में, ठीक है। इसको कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि स्टेट एनी टू ऑब्जर्वेशंस ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय द वेव थ्योरी ऑफ लाइट। तो फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की ऐसी दो प्रेक्षण बताइए जिन्हें प्रकाश की तरंग सिद्धांत से समझाया नहीं जा सकता है। तो इसको भी लिख लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है 37 में कि राइट टू पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो दो इसके पोस्टुलेट्स है उसको लिखने हैं, ठीक है, लिख लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट को डिफाइन करना है और हाउ इज इट रिलेटेड टू बाइंडिंग एनर्जी, और ये बाइंडिंग एनर्जी से कैसे जो है होता है, संबंधित होता है, उसको भी लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन इंस्ट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इसको भी लिख लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 3 रजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज। तो 3 प्रतिरोधकों की श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उनके जो समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक व्युत्पन्न जो है उसको करना है, ठीक है। उसके बाद 41 है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी, व्हाट हैपेंस टू कैपेसिटेंस एंड एनर्जी स्टोर्ड इफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम इंक्रीजेस। तो ये लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि मेंशन एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड मैकेनिकल वेव्स। तो इसको दो डिफरेंसेस लिखने हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और मैकेनिकल वेव्स के बीच में, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होता है 5 नंबर का क्वेश्चन। 4 को क्वेश्चन का ही आंसर देना है, 20 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लॉन्ग टाइप वाला क्वेश्चन आंसर जो है अच्छे से कर लेना है। क्वेश्चन क्या पूछा है वो देख लेते हैं। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड हाउ इट चेंजेस विद इंसर्शन ऑफ अ डाइइलेक्ट्रिक। तो एक समानांतर प्लेट संधारिता की धारिता के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए और परावैद्युत के सम्मिलन से इनमें किस प्रकार परिवर्तन होता है, ये है। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है ना, बड़ा लंबा चौड़ा है, ये न्यूमेरिकल टाइप का है। तो न्यूमेरिकल आपको ये इससे पूछता है, ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से। तो उसका फॉर्मूला आप इसमें पुट करके जो दिया है उसमें पुट करके आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। नहीं बनेगा कमेंट बॉक्स में एक बार बताना है, इसको अलग से जो है बताया जाएगा, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ठीक है, देख लेना आप, ठीक है। तो उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। अब इसमें एक्सप्रेशन ड्राइव करना है फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, और उसको एक्सप्लेन करना है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। उसके बाद 46 है। तो 46 में मिरर फॉर्मूला जो है उसको डिराइव करना है, ठीक है। कॉनकेव मिरर है जब फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर, और इसको तो डिराइव करना ही है मिरर फॉर्मूला, और उस पर एक न्यूमेरिकल भी दिया हुआ है। ये न्यूमेरिकल को भी जो है बना लेना है, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन 47 है एक्सप्लेन डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट अ सिंगल स्लिट, डिराइव द कंडीशन फॉर मिनिमा एंड स्केच द इंटेंसिटी पैटर्न। और उसके बाद 48 क्वेश्चन है एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर विद द हेल्प ऑफ ए सर्किट डायग्राम एंड वेव फॉर्म्स, ठीक है। तो ये जो है यहाँ तक ये खत्म होता है, ठीक है। तो इसी तरह से है बाकी सब्जेक्ट का भी लाया जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।